ज्योग्राफी, हिंदुस्तान के ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू इंडिया, इंडिया एज ए यूनिट ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडी। तो इसमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में हमको होनी चाहिए, ठीक है। पहाड़ कैसे हैं, है ना, उन पहाड़ों के बीच में कौन सी वैलीज है, कौन सी रिवर्स कहाँ से जा रही है, और फिर उस पे छोटी छोटी फिर और चीजें रही, कौन कौन से मिनरल्स कहाँ पर मिलते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ना, लोग, फिर धीरे धीरे ज्यादा अंदर हम जाएंगे। बट पहले एक फिजियोलॉजी, मतलब बाहर से हमको पता होना चाहिए कि हमारी इंडिया कैसा है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो एक क्वेश्चन पूछा था, मेक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द आइलैंड्स ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। तो इंडिया है ना, एक बेसिक प्रश्न, इंडिया के दोनों तरफ, एक तरफ आपके कौन से आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप वेस्टर्न साइड, और ये है ना अंडमान एंड निकोबार। तो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में ये जो दो आइलैंड्स हैं, इन दोनों के बीच में एक कंपैरेटिव स्टडी करो। ठीक है, क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ये जो लक्षद्वीप है कोरल आइलैंड है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो रहेंगे ये है ना, हमें कहते हैं कि अभी क्या एक्टिव वोल्केनो भी है यहाँ पर, कौन सा है एक्टिव वोल्केनो, बैरन, बैरन आइलैंड है इंडिया में, ठीक है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये जो है, जो पहाड़ों की चेन है, उसी को कंटिन्यू कर रहा है। तो बेसिक डिफरेंसेस इन दोनों में हमने बताने थे, ठीक है, 8 मार्कर ये पूछा गया है। फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, देखो क्या क्या क्वेश्चन इसके अंदर अलग अलग सालों में पूछे गए हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर वेस्टर, काल बैसाखी, ना 4 मार्क्स में काल बैसाखी पूछा हुआ था। क्या होता है ये, प्री मानसून शावर है, ठीक है, क्यों होता है ना, तिब्बतियन प्लेटू है, वहां से आपका ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम निकल रही है ना, कोलकाता बैंगलोर एक्सिस से बाहर जा रही है, उस टाइम पर एक डिप्रेशन बना रही है, लो प्रेशर जोन आसपास से हवाएं खींचेगा, हवाएं ऊपर उठ रही है, जिस वजह से बारिशें हो रही है। यही जब इंडिया के ईस्टर्न पार्ट से बाहर जाता है, तो फिर पानी बाहर को जा रहा है, नीचे से ऊपर ठंडा पानी आ रहा है, ठंडे पानी में हाई प्रेशर बन जाएगा, अंदर लो प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, अंदर हवाएं जाएंगी। कौन सी बारिशें होती है, मैंगो शावर, चेरी ब्लॉसम, सारा वो प्री मानसून शावर है ना। तो प्री मानसून शावर के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था, काल बैसाखी ना, क्यों बोलते हैं काल बैसाखी, खड़ी क्रॉप्स खराब कर देता है, काल है ना, काल लेके आती है जो बैसाखी, वो काल बैसाखी। फिर अगला प्रश्न पूछा है, व्हाट आर मैनग्रोव फॉरेस्ट, एक सीधा सीधा प्रश्न, मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या है, कहाँ होते हैं मैनग्रोव्स, सुंदरबन डेल्टा में है ना, बहुत ज्यादा है मैनग्रोव्स हमारे। तो वही मैनग्रोव्स के बारे में हमने बताना था, वीवी पैरस होते हैं। प्रश्न क्या था, मैनग्रोव्स क्या है, खारे पानी में उगते हैं, ठीक है ना, एक आपका जो कोस्ट है अलोंग दी कोस्ट उग रहे हैं, इवन सुनामी वगैरह में हेल्प भी करता है, ठीक है ना, कोस्ट को प्रोटेक्ट करता है ना, वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा इधर होती है, तो वो सारी बातें एक्सप्लेन करने की जरूरत थी। फिर कंपेयर द ईस्ट फ्लोइंग एंड द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करना था, ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग। ये ईस्ट फ्लोइंग ज्यादातर कहाँ से है, जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के बाहर जो छोटी छोटी रिवर जा रही है, ठीक है, पहले तो नाम पता होने चाहिए, प्रीलिम्स के लिए रट्टा मारते हैं है ना इन सबका नाम। फिर वही ईस्ट फ्लोइंग कौन कौन सी रिवर है ना, कावेरी है ना, गोदावरी ना, कृष्णा, कावेरी, सारी ईस्ट फ्लोइंग में। तो ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग में क्या क्या डिफरेंस रहेंगे, उनको एक दूसरे से कंपेयर आपने करना था, ठीक है। डेल्टा कौन सी बनाती है, एस्चुरी कौन सी बनाती है, कौन बनाती है डेल्टा, ईस्ट फ्लोइंग बनाएगी है ना, एस्चुरी वेस्ट फ्लोइंग बनाएगी, वहां पर सबडक्ट हुई हुई है जमीन, इस वजह से, ठीक है। तो छोटे छोटे डिफरेंसेस आपने बताने हैं। फिर व्हाट इज रिवर रिजीम, ये रिवर की रिजीम क्या है, रिवर रिजीम का क्या, कौन जैसे पानी है ना, रिवर में कब ज्यादा होता है कब कम होता है ओवर द पीरियड, ठीक है, सीजन्स के बीच में जो चेंजेस आते हैं वो रिवर रिजीम के अंडर हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है, स्टेजेस ऑफ रिवर्स क्या क्या है, ठीक है ना, यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज,
बीच में, और पहले है ना यंग स्टेज अगर बीच में रहेगा, थोड़ा मैच्योर हो जाएगा, फाइनल स्टेज जैसे डेल्टा वगैरह बन रहे हैं, पहले वी शेप वैली है, ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है, तो अलग अलग लैंड फॉर्म्स जो है, तो इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं जो हम बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स इसमें आएंगे। फिर while defining natural vegetation, discuss various factors affecting the distribution of natural vegetation। तो पहले आपने क्या करना है, जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको डिफाइन करना है, ठीक है, कि नेचुरल वेजिटेशन अलग अलग तरीके की कैसी है, क्या है, कहां पर है, ये पूछा है, बताया इन्होंने, इंडिया में। तो हिंदुस्तान की नेचुरल वेजिटेशन कैसे अलग अलग हो रही है, तो वही है ना, कुछ हमारी बारिशों की वजह से नेचुरल वेजिटेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ हमारे हाइट की वजह से, लैटिट्यूड मिमिक्स ऑल्टीट्यूड, है ना, दूसरा फिर हम ऑल्टीट्यूड बढ़ गया है ना, पहाड़ों में हमारी हाइट बढ़ जाती है, तो उस वजह से जो चेंज है ओवरऑल नेचुरल वेजिटेशन के अंदर, और दूसरा क्या करना है, जो इसको फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों बातें बताती है, वेजिटेशन कैसी है, कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, और देखो 4-4 मार्क्स की 2 बातें बतानी है, ऐसे नहीं कि एक ही बात बताई, नेचुरल वेजिटेशन कैसी है और रीजन क्या है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के, दोनों बातें आपने बतानी थी। इसके बाद है ना फर्दर देखो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है सारे ज्योग्राफी के, तो डिफाइन क्लाउड बर्स्ट, होता है हमारे इलाकों में क्लाउड बर्स्ट होते हैं, ठीक है, सॉरी, तो यहाँ क्लाउड बर्स्ट के बारे में बताना है, तो इसमें कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, कितनी बारिश होनी चाहिए, कितने सेंटीमीटर, कितनी देर में, रीजन क्या है क्लाउड बर्स्ट के, कैसे वो क्लाउड बन जाते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे, थोड़े से एरिया है वहां पर झट से बारिश होगी, और फिर क्लाउड बर्स्ट के इम्पैक्ट, तो ये सारी चीजें 4 मार्क्स इसके अंदर लिखना था, ठीक है। तो जो बेसिक ज्योग्राफिकल फिनोमिनन्स होते हैं उन सबको पूछा जा सकता है, ये काफी वास्ट है ये, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर व्हाट इज कास्ट टोपोग्राफी, ये कास्ट की टोपोग्राफी कहाँ होती है, लाइमस्टोन की टोपोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कास्ट टोपोग्राफी क्या, पहले हम इन्फॉर्म करेंगे कास्ट क्या है, फिर दूसरा इसमें कौन कौन से लैंडफॉर्म्स होते हैं कास्ट टोपोग्राफी के अंदर, ठीक है, तो लैंडफॉर्म्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वही है, यहाँ पर 4 मार्क्स का था, तो कुछ एग्जांपल्स यूज करने हैं, बेसिक डेफिनेशन बता देनी है, फिर ये बता दो कहाँ होते हैं, ठीक है, कौन कौन से एरियाज में ये अवेलेबल है, तो कास्ट टोपोग्राफी। फिर एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इन पेनिनसुलर इंडिया, कैसे वहां पर बारिश में मतलब ड्रेनेज सिस्टम, एक तो बेसिक हमको पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम क्या है, कैसे कैसे करके रिवर्स है ना जा रही होती है, कोई रेडियल ड्रेनेज है, कोई डेंड्रियाटिक ड्रेनेज है, तो अलग अलग, तो यहाँ पर स्पेसिफिक क्या पूछा गया क्वेश्चन, एक तो टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पर, पेनिनसुलर इंडिया में, तो जो प्रीलिम्स में नहीं मार्क कर रहे होते, ये वाली रिवर है, ये आपकी रेडियल टाइप ऑफ ड्रेनेज रही, वहां पर आपने वो एक्सप्लेन करना था कि कौन सी रिवर का कैसा ड्रेनेज पैटर्न है और क्या रीजंस है, ठीक है ना, तो पेनिनसुलर इंडिया के अंदर देखना है। फिर व्हाट आर द कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट, वो बड़ा थीम कि इंडिया का जो क्लाइमेट है इसको कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं, क्या हिमालयाज के होने की वजह से हमारे क्लाइमेट पे फर्क पड़ता है, ठीक है, मॉनसून है, ठीक है, जो हवाएं जा रही है, विंड्स जा रही है, उस पे कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, होता है, क्या जेट स्ट्रीम्स इम्पैक्ट कर रही है ना, वेस्टर्न डिस्टरबेंस है हमारा, जेट स्ट्रीम्स लेके आती है, तो इस तरीके से कि हमारे ओवरऑल इंडिया का जो क्लाइमेट रहे, तो जो जो आपको इम्पैक्ट जिस जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि हमारा जो ओवरऑल क्लाइमेट है उस पर फर्क पड़ता है, उन सारे फैक्टर्स को यहाँ पर बताना था। 8 मार्कर है तो एक फैक्टर बताओ और साथ में उस फैक्टर का इम्पैक्ट बताओ, है ना, कैसे, जैसे जेट स्ट्रीम की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसे जेट स्ट्रीम हमारे क्लाइमेट को इम्पैक्ट करती है, दोनों जेट स्ट्रीम जाती है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से हमारे लो प्रेशर जोन्स बनते हैं, ठीक है ना, तिब्बत से शुरू हुई, उसके बाद कोलकाता बैंगलोर एक्सिस से, जो पीकोटेश्वरम थ्योरी में हम देखते हैं, तो लो प्रेशर बन रहा है, इसी वजह से जो हमारा केरला है, केरला में आपका मानसून बर्स्ट होता है, ठीक है, और फिर दूसरी यहीं से साउथ वेस्ट मानसून अंदर क्यों एंटर करता है, क्योंकि दूसरा वॉर्टेक्स यहाँ पर बना था, ठीक है, तो हाँ जेट स्ट्रीम का इम्पैक्ट है। दूसरा जो हमारा वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं वो अपने साथ
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेके आती है, बादलों को लेके आती है, ठीक है ना, टेम्परेट साइक्लोन्स को लेके आ रही है, उसकी वजह से बर्फ पड़ रही है, प्लेन्स में बारिशें हो रही है, और जब गर्मी होती है तो जो ग्रेट हिमालय है वो उसके ऊपर से चला जाता है, तो उस टाइम पे वो इंडिया में नहीं आता, ठंडे में वो इंडिया के अंदर एंटर करता है। तो ये एस्पेक्ट्स हम डिस्कस कर सकते थे, ठीक है। तो ये सब एस्पेक्ट्स हमारे ज्योग्राफी के रहेंगे, बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी। उसके बाद आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन एस्पेक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या बात होगी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदुस्तान में पॉपुलेशन कहाँ पर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कहाँ पर कम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसके क्या क्या रीजंस रहेंगे। तो बेसिक जो जीवन के लिए चीजें इंपॉर्टेंट है ना, पानी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो आपका ये जितने भी एस्पेक्ट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हिंदुस्तान के अंदर कैसा है ना, राजस्थान है, राजस्थान में डेजर्ट्स हैं, कोल्ड डेजर्ट्स है, कुछ जगहों पे कम है, या फिर जो ज्यादा डिजास्टर प्रोन है वहां पॉपुलेशन कम है ना, आपके ब्रह्मपुत्र के आसपास देख लो, उन सारे एरियाज में भी वही होगा ना, जो फ्लड प्रोन एरियाज है, बट वही अगर ज्यादा फर्टाइल है तो फिर भाग जाते हैं लोग। गंगा के आसपास देखो कितना ज्यादा रहने की जरूरत, लोग जाते हैं, ठीक है, इवन तो रिस्क होता है फिर भी लोग वहां पर रहते हैं। तो वही डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इंडस्ट्रीज की क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से वो कॉन्सेंट्रेशन हो रही है ना, कुछ जगहें इंडस्ट्री की वजह से हब बनता है, कुछ जगहों में एजुकेशन की वजह से हब बनता है, कोटा, ठीक है ना, टफ कंडीशन है कोटा में रहने की, बट कोटा फैक्ट्री बन गया है ना, तो क्या रीजन है, भैया है एजुकेशन, हेल्थ, कुछ जगहों पर हेल्थ की वजह से, कुछ जगह हमारा देखो कुल्लू मनाली बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं, और टूरिज्म है, कहाँ रोहतांग पास चले हुए लोग, ठीक है ना, राफ्टिंग करना चाह रहे हैं लोग, तो सारी चीजें हैं। तो हमारे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, हिमाचल का भी अंडरस्टैंडिंग रखना, और फिर अर्बन पॉपुलेशन, उसके एट्रीब्यूट्स, ठीक है। बाकी इन जनरल भी ना, जब ह्यूमन एस्पेक्ट में बोलते हैं ना, तो देखो सेंसस तो देख के जाना ही है, क्योंकि सेंसस एक इंपॉर्टेंट थीम है, उसे जैसे आईएमआर कितना है, एमएमआर कितना है, काफी बातें फिर आप उसके बेसिस पर बोल सकते हो ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कितने बच्चे मर रहे हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, है ना, बच्चे को जन्म देते हुए कितनी माएँ मर रही है, फिर पॉपुलेशन ने कितना, किस, जैसे हम देखते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, कम पॉपुलेशन, इंडिया में कहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन, फिर पॉपुलेशन के पैरामीटर्स, वो सारी चीजें, और फिर इंटरनल माइग्रेशन, हिंदुस्तान के अंदर जो माइग्रेशन हो रही है उसके क्या रीजंस हैं, ठीक है। फिर कोई भी ऐसे रिपोर्ट आ जाए बीच में तो सारी ऐड करनी होती है, जैसे बीच में इकोनॉमिक सर्वे में पॉपुलेशन डाटा दिया हुआ था, तो उसमें क्या बात हो रही थी कि जो हिंदुस्तान है उसमें एक्चुअल में माइग्रेशन ज्यादा है देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है ना, वो क्योंकि देखो अब एक बंदा बिहार से आ गया है ना, और वो वापस आ गया, तो क्या सच में इस चीज की इतनी कहीं पर वेरीफाइड लिखा हुआ है, नेपाल से इतने गोरखे आ रहे हैं हिमाचल में, फिर वो वापस चले जाते हैं, अब कोई रजिस्टर बनाया होता है कि इतने लोग आए, चलो नेपाल से फिर भी पता लग रहा है, क्योंकि कोई बॉर्डर, अगर आप बॉर्डर करते हो क्रॉस तो आपका पासपोर्ट देखा जाता है, बिना पासपोर्ट के एंट्री नहीं है, तो जो गोरखे आ रहे हैं उनके ऐसे पासपोर्ट्स होते हैं। अब जब वो कोई एंटर कर रहा है तो एटलीस्ट कहीं पर तो होगा ना, इतने बंदों ने क्रॉस किया, इतने इधर आए, इतने उधर आए। अब लोग बिहार से पंजाब चले गए, पंजाब में काम कर दिया, सीजन में फिर वो वापिस आ गए। तो इंटरनल माइग्रेशन का, जैसे हमारे इकोनॉमिक सर्वे में फिर इसको स्टडी किया था, बेस्ड ऑन वो जो बसेस की मूवमेंट, जो ट्रेन की मूवमेंट, उसमें पॉपुलेशन की मूवमेंट, तो ये ज्यादा था, ठीक है ना, इंटरनल माइग्रेशन। और सबसे ज्यादा माइग्रेशन हमारे यहाँ पर क्यों होता है, शादियों की वजह से, इंटरनल टू इंटरनल, गांव, रूरल टू रूरल सबसे ज्यादा है, ठीक है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन भी है, वो हमको दिखता है, क्यों है, इंडस्ट्रीज की वजह से है, बेटर हेल्थ अपॉर्चुनिटीज की वजह से, आप लोग जैसे शहरी एरिया में आ रहे हो, एजुकेशन के लिए आ रहे हो, तो अलग अलग रीजन है, ठीक है, काम की खोज में आते हैं कुछ लोग, है ना, कुछ लोग अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए आते हैं, बट सबसे ज्यादा अभी भी रूरल टू रूरल है, क्योंकि समझो ना इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है, रूरल एरियाज, ठीक है, तो सबसे ज्यादा रूरल टू रूरल माइग्रेशन, तो एक ह्यूमन ज्योग्राफी का एक अंडरस्टैंडिंग। सर इंटरनल माइग्रेशन क्या के क्या फायदे, क्वेश्चन आए, एक्सक्यूज मी सर, explain the distribution of population in India with special reference to areas of very high and very low density। तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन की कैसी है हिंदुस्तान में, इसको समझाओ 8 मार्क्स में, एक्सक्यूज मी सर, स्पेशल रेफरेंस टू
हाई एंड लो डेंसिटी तो आपने देखना है। तो फिर साथ आप ये चीज जब बता रहे हो साथ में कुछ और फैक्ट्स भी दोगे ना कि क्यों इतनी हाई है ना। Excuse me, फिर sir. उसके बाद इशू, चलो यहाँ पर 8 मार्कर है, अगर जगह मिली तो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या इश्यूज हो रहे हैं, ज्यादा पॉपुलेशन के क्या इश्यूज है, कम पॉपुलेशन है तो भी तो वहां रिसोर्सेज पहुंचाना। अब कितना मुश्किल हो जाता है, आती नहीं न्यूज कि ओटाशी गांग में हमने हाईएस्ट पूलिंग स्टेशन बनाया। कई जगह ऐसे कि आप स्टेशन भी नहीं बना सकते, थोड़े जैसे तो लोग हैं वो आएंगे, और बर्फ से ढकी हुई जगह है, मशीनें ले जानी बड़ी मुश्किल हो पा रही है। ठीक है, तो अगर उन लोगों को हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में कैसे, अगर रोड नहीं बने, जैसे ना हाईएस्ट विलेज कनेक्टेड विद रोड, मतलब कई ऐसे हैं जहां भी रोड नहीं है, हाईएस्ट विद पहली बार इलेक्ट्रिसिटी पहुंची, मतलब कई अभी गांव ऐसे जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है। ठीक है ना, तो वो तो यहाँ बात करनी थी कि वेरी हाई और वेरी लो डेंसिटी कहाँ है इंडिया में। ये साथ में Can you हाँ hear me, हिमाचल sir? का पेपर दे रहे हो तो भी चूचे हिमाचल के एग्जाम्पल भी लगाते चलो। Can you hear me, sir? फिर हाईलाइट, और क्यों होता है, क्योंकि एनालाइज करने को बोल रहे हैं तो उसके रीजन क्या है, वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वहां क्यों हो रही है। ठीक है, दिल्ली में कंसंट्रेशन ज्यादा क्यों है, मुंबई में ज्यादा क्यों है, मुंबई में इंडस्ट्रीज है। ठीक है ना, फिर हाईलाइट वेरियस सोशियो डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, पहली बात क्या बोल रहे हैं, पहले तो हमको ही पता चले माइग्रेशन, माइग्रेशन के थोड़े फैक्ट्स पता होने चाहिए, तो 8 मार्कर्स में बोला है। तो माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंस कैसे, सोशियो, इस सोसाइटी पे माइग्रेशन का क्या इम्पैक्ट है, और दूसरा डेमोग्राफी। किसी कुछ जगह पर ऐसे नहीं देखा कि जैसे अब विमेन गांव में ज्यादा, जैसे अगर आप पॉपुलेशन में भी वो देखो जो डाटा आ रहे होते हैं सेंसस के, लड़कियां ज्यादा है कुछ जगहों पर देन लड़के, और उसके पीछे रीजन क्या है, माइग्रेशन। ठीक है, विमेन पीछे रह जाती है, बंदे निकल जाते हैं, तो डेमोग्राफी। अब हो नहीं रहा, खेतों में लड़कियां काफी काम कर रही होती है, एक छोटी सी जमीन है, अब उस जमीन को, उसी जमीन के बेसिस पर बंदा गांव में रह नहीं सकता, तो वो बाहर जा रहा है, माइग्रेट कर रहा है। तो डेमोग्राफी पे माइग्रेशन का क्या इम्पैक्ट है, और सोसाइटी माइग्रेशन का क्या इम्पैक्ट है। एक जगह से दूसरी जगह अगर लोग जाएंगे तो उनका जो कल्चर है, जो उनका ट्रेडिशन है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है चीजों के बारे में, क्या वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है, जाएगी, इम्पैक्ट करेगी एक जगह से दूसरी जगह लोगों को। ठीक है, तो वो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर, तो वेरियस सोशियो डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस, डेमोग्राफी पे, सोसाइटी पे कैसे ये इम्पैक्ट कर रहा है। इसके अलावा एक्सप्लेन वेरियस रीजन फॉर डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया। ठीक है, वैसे हमारा ओवरऑल सेक्स रेशियो की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो ठीक हो रहा है, बट ये जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है जो 0 to 5 अगर हम देखते हैं तो ये हमारा डिक्लाइन कर रहा है। ऐसा क्यों, ये है ना, वेरियस रीजन आपने बताने हैं, 8 मार्कर। और देखो ऐसे आंसर्स जब भी लिख रहे हो ना, थोड़ा सा एग्जांपल हिमाचल का आप डाल सकते हो। ठीक है, कर रहे हो जॉट डाउन ये वाला, इसमें क्या क्या बन सकता है क्वेश्चन, है ना, बीच बीच में कि हाँ ठीक है, ये उससे क्या रहेगा। देखो ये ना सिलेबस इसीलिए दिया हुआ है, क्वेश्चंस इसीलिए डिस्कस हो रहे हैं कि ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, ताकि आप उस चीज को, है ना, सोच सको, याद रख सको। ठीक है, तो साथ साथ में सिलेबस में मार्क करते चलो, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट। अब जैसे देखो रीजन, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो क्यों डिक्लाइन कर रही है, क्यों कर रही होगी, न्यूट्रिशन, है ना। बट एक चीज देखो ना, न्यूट्रिशन अगर होता तो फिर दोनों ही मरने थे ना। तो सेक्स रेशियो, तो सेक्स रेशियो का क्या मतलब है कि कितने हजार में कितने लड़के कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, आप ये बोल सकते हो बायस इन गिविंग न्यूट्रिशन। ये स्टडी हुई है कि जब तक जैसे 6 महीने तक वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो ये पाया गया है कि 0 to 6 मंथ्स ना मेल फीमेल में वेट में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं पाया गया। जैसे स्टडी है ये, 0 to 6 में ज्यादा डिफरेंस नहीं पाया गया, लेकिन जैसे 6 महीने के बाद बच्चा बड़ा होता है तो लड़कों की डेवलपमेंट ज्यादा अच्छी होती है देन लड़कियों की। ठीक है ना, इन जनरल देखो लड़कियां दूध नहीं पीती, है ना, ऐसे नहीं कि अच्छा नहीं लगता या जो भी, जैसे बोलते नहीं, अपने बुजुर्गों में देखो, तुम्हारी बात नहीं कर रहा, ठीक है, तुम्हारे को तो इक्वालिटी से रखा गया होगा, जैसे होता नहीं है, कितनी मम्मियां और दादियां दूध पीती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, बट बात ये कि हाँ एक बायस रहा है और नहीं मिला है, पिया ही नहीं तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। या मिसिंग विमेन का कॉन्सेप्ट, मिसिंग विमेन,
है ना। मिसिंग वुमेन में क्या हो रहा है कि जितनी लड़कियां पैदा, अमर्त्य सेन जी ने स्टडी करी थी कि जितनी लड़कियां पैदा होनी चाहिए उतनी नहीं पैदा हो रही है, वुमेन कुछ मिस हो गई है। क्यों हो रही है? पीसीपीएनडीटी टेक्नोलॉजी की भी हेल्प, ठीक है। पहले ही जान लेते हैं लड़का है कि लड़की, और उसके बाद मार देते हैं। सिलेक्ट फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड, फीटिसाइड फीटस में ही मार देंगे जब बच्चा छोटा है। इन्फेंटिसाइड जब पैदा हुआ तब मार दो, ठीक है। तो इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड, ये चीजें की जा रही है। इसके अलावा क्या क्या चीजें होती है जब थोड़ा सा लड़की बड़ी, मतलब जो बड़े होते हैं, यहाँ भी तो एक बार वो आया था एग्जाम्पल कि दादी और नानी ने मिलके पोती को मारा हॉस्पिटल में ही, ठीक है। और क्या रीजन है? एक पैट्रियार्किकल माइंडसेट है। अब एक चीज देखो ना, इश्यूज है ना, ऐसा थोड़ी आदमी को शौक है ये सारी चीजें करने का। रीजंस क्या है? ये आप खर्चा बहुत है भाई शादी में, है ना। वो डाउरी देनी पड़ती है ना, और रेट फिक्स्ड है। अगर इंजीनियर से शादी करनी है तो इतने लाख, डॉक्टर से करनी है तो इतने लाख, और जितना आप लड़की को ज्यादा पढ़ाओगे उतनी ज्यादा डाउरी देनी पड़ेगी। तो लड़की को पढ़ाने में भी खर्चा, और फिर लड़की जब बड़ी होगी तो उसको डाउरी देने का भी खर्चा। तो अब जो अगर ये सारी चीजें हो रही है तो बंदा क्या करेगा? पढ़ाएगा नहीं, और फिर जल्दी शादी कराएगा, ठीक है। तो वही, तो इस वजह से रीजंस है डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो के, ठीक है ना। फिर तो ये सब हमने बताने हैं। और राइट अ डिटेल्ड एसे ऑन वेरियस फैसेट्स ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन इन इंडिया, ये हिंदुस्तान की कॉम्पोजिशन, पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन कैसी है। इसके पहले तो ये हमको ये समझ होनी चाहिए कि पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन हिंदुस्तान में कैसी है, और उसके अलग अलग फेसेट्स पे डिस्कस करना है। कहां से हेल्प मिलेगी? सेंसस, ठीक है ना। अगर आप सेंसस को उठाओ तो उससे आपको पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन समझ आएगी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ। और फिर जैसे फेसेट्स की बात कर रहे हैं कि आपके आईएमआर कैसा है, एमएमआर कैसा है, ठीक है। पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, डेकेडल ग्रोथ रेट। डेकेडल क्या होता है? 10 सालों में, एक डिकेड में पॉपुलेशन कितनी ग्रो करी है ना। उन जो एस्पेक्ट्स है उनको इसके अंदर डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे एस्पेक्ट्स है जिसकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर चाहिए। ये ह्यूमन एस्पेक्ट्स हमारे पॉपुलेशन के। फिर लैंग्वेज, लिटरेसी, विलेजेस, टाउन इन इंडिया, सेटलमेंट्स। तो इन जनरल एक बेसिक कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस पूछी जाती है इंडिया में, है ना। वैसे तो देखो एक कल्चर वाले एस्पेक्ट में भी आप देखते हो कि पॉपुलेशन कौन 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 से यहाँ पर होंगे, लैंग्वेजेस कौन सी यूज होती है। यहाँ एक पॉपुलेशन एस्पेक्ट से फिर कितनी लिटरेसी है, फिर कुछ रिपोर्ट्स साथ साथ में, जैसे आता नहीं रहता, हम पढ़ते न्यूज में, एसर रिपोर्ट आ रही है, असर, ठीक है ना, एसर रिपोर्ट। उसमें कि जो एजुकेशन के पैरामीटर्स इवन तो पढ़ा रहे हैं, बट सच में जो बच्चे हैं उनकी जो क्या वो सीख पा रहे हैं, लर्निंग आउटकम्स कितने हैं, कैसे हैं, वो एस्पेक्ट्स लिटरेसी के अंदर। फिर विलेजेस एंड टाउन्स इन इंडिया और टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, किस किस, एक तो विलेजेस में कैसे है, टाउन्स, फिर टाउन्स के टाइप होते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3, है ना। तो उनमें डिफरेंस क्या है, बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर उसमें जैसा भी क्वेश्चन बनेगा वो एड्रेस हो सकता है, क्योंकि देखो जो फैक्ट्स आप याद करके जाओगे ना वो तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो एनालिसिस करोगे, तभी तो यूज करोगे, इस चीज को समझना। तो ऐसा नहीं है, कई लोगों को नहीं एनालिसिस ही चाहिए, फैक्ट्स पहले चाहिए तब आप एनालिसिस कर सकते हो। सेटलमेंट, अब इसमें टाइप ऑफ सेटलमेंट्स होती है, ठीक है, अलग अलग जगह पर कैसे कैसे सेटलमेंट रहेगी। अब कुछ जगह होती है ड्राई पॉइंट सेटलमेंट, कुछ जगह होती है वेट पॉइंट सेटलमेंट। ड्राई पॉइंट का क्या मतलब होगा? अगर जहां पर बारिशें ज्यादा होती है ना, बरसाते हैं, फ्लड आ रहा है, तो बंदा कहाँ रहने की कोशिश करेगा? जहां ड्राई जगह है ना। और वेट पॉइंट, कुछ जगह है जहाँ सूखी है, वहां कहाँ कोशिश करेगा? जहां पानी, ओएसिस, डेजर्ट में आदमी ओएसिस के पास रहता है ना। फ्लड ब्रह्मपुत्र में हो रहा है तो लोग ना पहाड़ों के पास रहेंगे, थोड़ा दूर रहेंगे वैली से। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, काम किया फिर निकल लिए। तो ये छोटे छोटे एस्पेक्ट्स इसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन कैसे कैसे आए इनको देखो। तो डिस्क्राइब द चेंजिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया, ठीक है। और भी था सेटलमेंट, जैसे रोड के साइड में कंपैक्ट सेटलमेंट होता है, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट होता है, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स उसके पता होने। रोड के साइड में लीनियर सेटलमेंट होती है, सर्कुलर सेटलमेंट्स हैं सारे, है ना, अलग अलग। तो यहाँ चेंजिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट,
गांव में जो आपकी सेटलमेंट्स है उसकी मॉर्फोलॉजी कैसे बदल रही है, कैसे, ठीक है। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स। तो पहले लोग कैसे रहते थे, एक जगह पे रहेंगे, है ना। गांव कैसे होते थे पहले, ये बीच में खुली जगह है, यहाँ पे सारे ने अपने जानवर रखे हुए हैं, कुछ भी है ना, और आसपास सब लोग रह रहे हैं। क्यों? सेफ्टी, सिक्योरिटी। लड़ाइयाँ होती थी पहले, ठीक है ना, वॉर टाइप, क्लैन वॉर्स। फिर इधर उधर बीच में इन्होंने ऐसे जानवर वगैरह रखे होंगे, अपनी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अंदर रखी हुई होंगी, आसपास से लोग रह रहे हैं, आसपास जंगल बहुत थे। अब क्या होता है, तो देखो जहाँ मेन मंदिर, अब देखो ना ये डिफरेंस, अगर आप देखो जैसे हमारी पहाड़ों में देख लो कि जो बगीचा दूर है तो डोगरी बोलते हैं, उस जगह पर इंसान ने अपना घर बना दिया। तो मॉर्फोलॉजी चेंज हो रही है सेटलमेंट्स की, ठीक है ना। तो इन जनरल वो क्या क्या चेंजेस है वो देखो, उनको एनालाइज करो, उसके एग्जांपल्स दो, ठीक है। माइग्रेशन है, माइग्रेशन की वजह से इम्पैक्ट आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो गांव की मॉर्फोलॉजी है उसमें बदलाव आते हैं। ये लोग गांव में सब बेच बाच के निकल लेते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मॉर्फोलॉजी में चेंज हो रहा है। फिर 8 मार्कर आया था, स्टेट ज्योग्राफिकल फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द रूरल हाउस टाइप इन इंडिया। क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउस का टाइप, तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर कैसे कैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स रहेंगे जिसकी वजह से हाउस टाइप अफेक्ट करता है। तो पहली चीज तो क्या होती है, मिलता क्या है उस जगह पर, ठीक है। अब जहां पर लकड़ी मिलेगी वहां लकड़ी के घर बनेंगे, जहां पत्थर मिलता है वहां पत्थर के घर बनेंगे, है ना। और जहां पर इग्नियस है, बड़े बड़े डेक्कन लावा प्लेटू वाली जगहें हैं, है ना, चैत्य विहारा, लोग केव्स में ही रहने लग जाएंगे, केव्स को बढ़िया काट के ना, रॉक कट, वो चीज हो सकती है, ठीक है। तो वही, तो स्टेट, तो एक पहला ज्योग्राफी और कैसा वहां रहना जरूरी है। अब जैसे ठंड है, लकड़ी के घर बना रहे हैं इंसुलेशन के लिए, इग्लू बन रहा है ना। अब जैसे इग्लू बनता है बर्फ से ही बना है, बट बर्फ एक्ट एज एन इंसुलेटर, उसके अंदर रह सकते हैं। तो एक ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या है, जो आपके नॉर्थ ईस्ट है, कई जगह पर फ्लडिंग बहुत हो रही है, तो क्या करेंगे, बैम्बू के ऊपर घर बनाए होते हैं, रेज्ड हाउसेस, है ना, एक फ्लोर तो उसमें नीचे बस बैम्बू लगे हुए हैं, उसके ऊपर घर बनाया ताकि अगर पानी वगैरह आ रहा है वो नीचे से निकल जाए, घर को अफेक्ट ना करे। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर है, क्या उससे हाउस टाइप इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपने बतानी थी। तो एक चीज समझ रहे हो, घर से ये चीजें तैयार होके नहीं जाएंगी, घर से बस आपको ये पता हो सकता है कि हाँ अलग अलग जगहों पर कैसे कैसे घर बनते हैं, ठीक है। फिर साथ में आप वहीं जोड़ दो, क्योंकि वास्ट है ना अदरवाइज सिलेबस में। तो वही है, छोटे छोटे फैक्टर्स है, उनको देखो, पढ़ो, और बाद में वहां थोड़ा दिमाग लगा के आंसर लिखना है। जैसे यहाँ था, क्लासिफाई इंडियन सिटीज एंड टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, ठीक है। तो एक आपको क्लासिफिकेशन की अंडरस्टैंडिंग तो है कि जैसे टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज होती है, बट अब यहां पर क्या पूछा था, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, टाउन उसके बेसिस पर। जैसे कुछ इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, ठीक है, जमशेदपुर है, टाटा नगर, तो स्पेसिफिकली किस बेसिस पर बना, वो उसका फंक्शन है, ठीक है। तो जहां पर जैसे रिसोर्सेज होते हैं उस बेसिस पर वो, जैसे कुछ टेम्पल टाउन्स होते हैं, है ना, बहुत बड़ा टेम्पल है कहीं, तो सारी इकोनॉमी उसकी वजह से चल पड़ती है आसपास की, ठीक है। तो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन के बेसिस पर भी टाउन्स होते हैं। कुछ जगह पर कोई रिसोर्स मिल रहा है, ठीक है। अब कहीं पर सोना मिलता है और सोने की बहुत अच्छी कारीगरी होती है, जैसे जीआई के टैग्स नहीं मिले होते, देखो अगर आंसर करना है कैसे कर सकते हो, एक तो बेसिक जीआई के बारे में सोचो। कुछ जगह पर ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स ही इतने फेमस हो जाते हैं जिस वजह से वहां पर उस टाउन में डेवलपमेंट हो जाती है। तो क्या स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं जिसकी वजह से टाउन को, सिटी को क्लासिफाई किया जा रहा है, इसके एग्जांपल्स देने हैं, ठीक है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक एग्जांपल्स, क्या क्या रिसोर्सेज वहां पर है और उस बेसिस पर कैसे इसको यूज किया जा सकता है। देखिए, इंटरनल माइग्रेशन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटरनल माइग्रेशन के पॉजिटिव्स क्या है और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इंटरनल माइग्रेशन है क्या,
किस किस तरीके से हो रही है, उसके रीजंस क्या है, एक जगह से दूसरी जगह विद इन इंडिया लोग क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, क्यों माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल। ठीक है, तो तीन चीजें रहेंगी। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होंगे, इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या होंगे, बस उस चीज को देखना है। यहां पर अगर हम देखें कि रूरल टू रूरल माइग्रेशन क्यों हो रही है, ठीक है, देखो जब भी आप कोई क्वेश्चन एड्रेस कर रहे हो तो सिंपली ये देखो वो हो क्यों रहा है, साथ साथ में आंसर निकलता रहता है। अगर हम बात करें रूरल टू रूरल, लोग क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए रूरल टू रूरल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बिहार के गांव से कोई पंजाब के गांव में चला गया है रूरल टू रूरल, ठीक है, जॉब के लिए माइग्रेशन हो रही है। उसी तरीके से अगर आप रूरल टू रूरल देखोगे, चेंज ना, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह कोई इंसान जा रहा है तो शादी की वजह से जा रहा है, ठीक है ना, रिसोर्सेज है, ट्रेड के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या आएगा, अगर हम इन जनरल इकोनॉमी पे देखें, जॉब की वजह से, है ना, एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है। अगर आप ट्रेड के लिए देखोगे, है ना, इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है। फिर उसके अलावा इन जनरल क्या इंपैक्ट है, क्या सोसाइटी पे इंपैक्ट आएगा, कल्चर पे इंपैक्ट आएगा, ठीक है ना, आपका सोसाइटी जैसे कि एक जगह के कुछ कल्चर में कुछ होता है वो दूसरी जगह जा रहा है, जैसे कोई फेस्टिवल है, जैसे आप एक चीज देखो ना, कुछ अब सब लोग हैं वो फेस्टिवल्स मनाने, ऐसा नहीं अलग अलग जगह के फेस्टिवल, हम क्रिसमस मना रहे हैं, इंडिया का था वो, बाहर का एक इम्पैक्ट है। उसी तरीके से लोकली नहीं होता, लोकल डिशेज है, पहले कुछ ऐसा होता कि ये तो पहाड़ों की ही डिश है, अब वो प्लेन्स में भी खा रहे, पूरे हिमाचल की डिशेज हम एक जगह से दूसरी जगह खा रहे हैं। ठीक है, कुछ फेयर्स फेस्टिवल्स हैं, अब हर जगह मनाए जा रहे हो फेयर्स फेस्टिवल, उससे क्या होता है, क्या इकोनॉमी ग्रो करती है ना, लोग आ रहे हैं, ठीक है, एक चेंज हो रहा है कल्चर में। लेकिन तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट है। इसी इन्हीं चीजों में देखो क्या कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी होने लग जाते हैं, क्या कमोडिफिकेशन होने लग जाती है ना। अब कोई, अब एक टेम्पल की चीज थी, है ना, कुछ टेम्पल में हो रहा था, कल्चरल था, अब वो कमोडिफाई हो गया। जैसे मान लो कुछ म्यूजिक ऐसे होते हैं जो सुबह ही बजाए जाते हैं, मंदिर के अंदर बजाए जाते हैं, अब क्या हो रहा है, लोग आ रहे हैं देखने के लिए, अब उनको दिखाना है तो होटलों में वो बज रहे हैं, ठीक है, या लोगों को लाया जा रहा है, तो आप समझ रहे हो कल्चर का एक डाइल्यूशन हो रहा है। अब कुछ चीजों में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में जाए, कुछ चीजों में नेगेटिव भी हो सकता है। हमारी सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आता है अगर लोग बाहर से आ रहे हैं, ठीक है ना, बाहर से कोई इंसान आता है तो अब हम जैसे कह रहे ट्रेड बढ़ रहा है, और एक नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है अगर बाहर से कोई इंसान आ रहा है, मोनोपोलाइजेशन कर रहा है, मोनोपोलाइजेशन करने की वजह से अब जैसे गांव के लोगों को कुछ पता ही नहीं होता तो उन लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। ठीक है, तो वो तो दोनों चीजें हैं, हमने उस तरह से देखना है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट और एक नेगेटिव एस्पेक्ट। ठीक है, बिल्कुल जैसे सन ऑफ सॉइल का कॉन्सेप्ट है ना, आप यूज कर सकते हो कि लोग बाहर से आ रहे हैं, वो लोग जॉब्स वहां उस एरिया में ले रहे हैं, लोकल लोगों को जॉब्स मिल नहीं रही है, जब उनको कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो वो लड़ाइयां करने लग जाते हैं। फिर सन ऑफ सॉइल का कॉन्सेप्ट, और उसमें जैसे हुआ था ना ये महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र में मराठी मानुष जो मराठा है उनको ज्यादा जॉब्स मिलनी चाहिए, भगाए थे इन्होंने लोग। बैंगलोर में देखो नॉर्थ ईस्ट वालों को भगाया था ना, महाराष्ट्र में ये बिहार वगैरह वाले जो लोग थे, दिल्ली में बीच में एक बार पंगा क्रिएट हो गया था कि ये बिहारीज है इनको, है ना, वहां से भगाओ। अभी हिमाचल में भी जैसे इलेक्शन आने वाले हैं तो वो कि हिमाचलियों को ज्यादा जॉब्स मिलनी चाहिए, बाहर वालों को प्रेफरेंस ना दी जाए। तो ये चीजें क्या है, तो रीजन है उनको लग रहा है कि बाहर से आने की कंपटीशन बढ़ रहा है, एक्सप्लॉइटेशन बढ़ रहा है। ठीक है, बाहर से लोग आ रहे हैं, पोल्यूशन ही कर देते हैं इन्वायरमेंट के। लोग बाहर से आए, है ना, उन्होंने सेलिब्रेट किया, लवी फेयर देखने गए थे, सारे में प्लास्टिक फैला दिया, सारे में बोतलें गिरा दी, क्या है, पोल्यूशन भी हो रहा है। ठीक है ना, तो उसी तरीके से तो हर एक में देखो इसको, है ना, अगर हम बात कर रहे हैं कि रूरल टू अर्बन कोई इंसान आ रहा है तो उसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है, उसके लाइफ में क्या इंपैक्ट होगा, ग्रोथ होएगी, उसको बेटर फैसिलिटीज मिल रही है, हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही है, बट फिर नेगेटिव इंपैक्ट क्या आ रहा है, उसका अपना कल्चर एलिनिएशन हो जाती है, बाहर जाके इतने लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। ठीक है, और बाहर जाके चीज वो ना कि वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं कई बार, कोई इंसान बाहर आया, है ना, अब गाड़ी ले ली, घर ले लिया और डेट ट्रैप में रह गया। तो फिर अर्बन टू रूरल कई बार लोग गांव में चले जाते हैं, कोविड में कितने लोग गांव चले गए,
ठीक है ना। तो अर्बन टू रूरल माइग्रेशन है, इसके फायदे हैं। कोई बंदा गांव जा रहा है, वहां पर वो डेवलपमेंट कर रहा है, नई चीजें नई टेक्नोलॉजी सीखी, वो गांव जाके उसको अप्लाई कर रहा है। कुछ लोग एजुकेशन फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इसके इम्पैक्ट, अब इसमें कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हम देख सकते हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जा सकता है। जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, कि अगर आप ये प्रश्न पूछ रहे हो इंटरनल माइग्रेशन के पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे सामने ऐसा आता है, उसको कैसे झट से एड्रेस किया जाए, सोचने का तरीका क्या है। अगर जैसे उन्होंने बोला इंटरनल माइग्रेशन, तो वो पहले हम देखें कौन कौन सी है, और फिर उसका इम्पैक्ट क्या है, उसमें क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा। बस ये आपने सोचना था और आंसर एड्रेस हो जाता। ठीक है, ठीक है मेजर अशोक। तो ये एस्पेक्ट्स हम देख चुके हैं कि कैसे अलग अलग फंक्शन के बेसिस पर हम टाउन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट थीम आता है इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट्स इन इंडिया। तो इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, है ना, किस किस एरिया में वो डेवलप हो रही है। तो एक चीज देखो ना, कोई भी इंडस्ट्री है, उसके डेवलप होने के अलग अलग रीजन होते हैं ना। क्या रीजन है, जहां पर भी पहले तो ना रॉ मटेरियल, बेसिकली जो चीजें उसको बनाने के लिए चाहिए, क्या वो वहां पर है। ठीक है, अलग अलग तरह के, जहां जैसा रॉ मटेरियल होगा उस हिसाब से वो इंडस्ट्री डेवलप होती है। या कुछ, क्योंकि रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं, कुछ वेट गेनिंग होते हैं, कुछ वेट लूजिंग होते हैं। जैसे वेट लूजिंग है, आयरन इंडस्ट्री है, वो वेट लूजिंग है। तो आयरन जहां पर माइन होता है उसके आसपास ही इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी। ठीक है, फिर हाँ, एक बार जो बेसिक बन चुका है मटेरियल, फिर उसको आप कहीं भी ट्रांसपोर्ट करके ले जाओ। एक बार आयरन बन गया, फिर आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, जैसे आपने यूज करना है वैसे उसको यूज करो। ठीक है, तो इंडस्ट्री कुछ तो वेट लूजिंग इंडस्ट्री, कुछ वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज होती है। जैसे किसमें वेट गेन होता होगा, बियर मेकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो क्या है, पानी मिलाया, सड़ाया उसको, और फिर उसके बाद बियर कितनी सारी बन जाएगी। ठीक है, कोका कोला। तो ये सारी चीजें कहाँ होंगी, ये शहर के नजदीक होगी, जहां कंजम्पशन करना नजदीक है, जरूर है ना। तो वहां, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में तो खर्चा ज्यादा होगा। कुछ डेलीगेट इंडस्ट्रीज होती है, जैसे कि ग्लास इंडस्ट्री है, एक जगह से दूसरी जगह ग्लास को ट्रांसपोर्ट करना, टूट जाता है ग्लास। ठीक है, तो इसके लिए जो डेलिकेट चीजें हैं उनका ध्यान रखना जरूरी, तो वो नजदीक होगी। या कुछ ऐसी जो पेरिशेबल होती है, जल्दी खराब हो जाती है। ठीक है, तो पेरिशेबल है, वो लोगों के नजदीक होनी चाहिए। दूध है, दूध को प्रोसेस करने की इंडस्ट्रीज कहाँ होंगी, जहां पर उसकी कंजम्पशन ज्यादा है, कंजम्पशन एरिया के पास वो चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे आज तो अलग अलग तरह, तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है। ठीक है, अब इसके भी सारे टाइप्स है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ये भी तो है। अलग अलग, जैसे आप एमएसएमई किसको कहते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज कौन सी है, फिर इंडस्ट्री के टाइप, सरकारी प्राइवेट, उसमें भी हम जैसे महारत्ना, मिनी रत्ना, है ना। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज और किस किस बेसिस पे हो है, क्यों यूज की जा रही है, और इसके अंदर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, अब टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट अलग अलग है आपका। कुछ है ना, आप एयर से ले जा रहे हैं, पानी, शिप्स हैं आपके, रोड ट्रांसपोर्ट है, रेलवे ट्रांसपोर्ट है, तो वो सारे एस्पेक्ट्स इसमें कनेक्ट होंगे। और देश क्या कर रहा है, अब एक चीज देखो ना, हम लोग भी तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो। तो एक इन जनरल आपको कि हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या कहता है, हमारी जो कंट्री है उनका इन जनरल क्या व्यू है, आगे हमने कैसे जाना, और उसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, मेक इन इंडिया कर रहे हैं हम। ठीक है, तो गवर्नमेंट कितना कुछ कर रहा है मेक इन इंडिया के अंडर, तो वो सब हम इसमें देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर रोड्स है, सागरमाला प्रोजेक्ट है ना, भारतमाला प्रोजेक्ट है, रोड है, रेलवे है, कलवेट्स है, इसको अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग से फ्रेट कॉरिडोर्स बनाने की बात हो रही है। ठीक है, तो जो भी आपका रिसेंट न्यूज़पेपर में हम देख रहे हैं वो चीजें इसमें अटैच हो सकती है। तो इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज है, एक शुगर इंडस्ट्री जैसे इसमें देख रहे हैं, आपके कपड़ों की इंडस्ट्रीज है। ठीक है, जैसे कपड़ा है, कपड़े में क्या होता है, क्या है, वेट लूजिंग है या वेट गेनिंग है, कॉटन है, जैसे कॉटन का वेट चेंज नहीं होता, इसीलिए आपने देखने पूरी दुनिया में इंडिया में अलग अलग है।
आप एक चीज देखो ना, उसी कॉटन को जम्मू कश्मीर में अलग तरह से यूज किया जा रहा है, किसी जगह पर चिकनकारी है, साड़ियां ही देखो कितनी तरीके की है। ठीक, क्यों ऐसा हो पा रहा है कि जिस भी एरिया में वो गया उस एरिया ने अपने हिसाब से उसको डेवलप कर दिया। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वेट उसका चेंज नहीं होता। तो उसमें क्या, कॉटन का एक बार धागा बन गया, अब उस धागे को अपने हिसाब से आप यूज करो, तो हर इंसान उसको जहां भी ले जाके उसको यूज कर सकता है। हम देखना हर स्टेट में अलग अलग चीजें बनती है, और उनके कुछ जगहों पर जीआई टैग्स जैसे दिए जा रहे हैं। तो हाँ, उसको बनाने का तरीका, तो यहाँ ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। नेक्स्ट है डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हिंदुस्तान में जो रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये रिपोर्ट्स भी आई थी बीच में, है ना, कि रेलवे को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो क्या क्या दिक्कतें हैं जो हम फेस कर रहे हैं, तो जो भी है ना ऐसे दिमाग में आ रही है, जो प्रॉब्लम्स रेलवे फेस कर रहा है, अभी डिले हो रहा है रेलवे में बहुत, है ना, क्या रीजन हो जाए, खासकर जैसे फ्रेट, जैसे प्राइस बढ़ाना बड़ा सेंसिटिव काम है रेलवे में। जैसे होता है किराया बढ़ाना, बढ़ाने देगा कोई? अब ना रेलवे का किराया बढ़ाना है अपनी सिरदर्दी है, तो होता क्या है, तो खर्चा तो होएगा, किराया बढ़ा नहीं सकते। स्पेशल ट्रेन, फ्री ट्रेन चला देते, छठ पूजा है चलो जी फ्री ट्रेन में, है ना, वो गंगा में वो नहाने जाना है ना, कुंभ है, चलो जी फ्री ट्रेन चला देते हैं। तो अगर कुछ भी गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो क्या होगा, एक फ्रेट ट्रेन होती है, एक आपकी नॉर्मल लोगों को ले जाना है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, ज्यादा खर्चा किस पे पड़ता है ना, देखो पैसेंजर ट्रेन से आप कमा इतना नहीं रहे हो, तो उसको फिर आपको फ्रेट पे, जैसे अभी पीछे की रिपोर्ट आई थी कि इंडिया में नॉर्मली क्या होता है, रेलवेज में ज्यादा मटेरियल जाता है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, रेलवे का जो प्राइस है वो इतना बढ़ रहा है फ्रेट का, कि फिर इंडस्ट्रीज प्रेफर कर रही है कि वो फिर उसमें ले जाए, ट्रक्स में, रोड ट्रांसपोर्ट पे ले जाए, क्योंकि अगर खर्चा उतना ही रहा तो रोड ज्यादा इजी है ना, कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, क्योंकि रेलवे में क्या होता है, पहले उसको उतारो रेल से, फिर उसको लोकली ले जाओ, तो क्या फिर पहले पैक करके ट्रक में ही भेज दो। अगर प्राइस ही इतना बढ़ रहा है तो ट्रक से दिक्कत क्या होती है, ट्रैफिक बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरह की चीजें हैं। तो रेलवे की एक इन जनरल प्रॉब्लम, वो पॉलिटिसाइजेशन की वजह से, फिर जैसे फ्रेट है, फ्रेट में क्या इशू होता है, फ्रेट की ट्रेन लेट होती है, बाहर क्या है, अलग से फ्रेट कॉरिडोर्स है, क्योंकि देखो जो इंसान वाली ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, वो तो रुकती ही चलती है। ठीक है ना, फ्रेट ट्रेन है, उसमें तो जब बंदा थका तब रोको, फिर ड्राइवर चेंज करो और दोबारा से चला दो। ठीक है ना, 6-6 घंटे वो लगातार चल सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है ना। आपको लग रहा है कि हाँ ज्यादा इशू हो रहा है, इंजन चेंज करो, पीछे डब्बों को चलाते रहो, और सामान जल्दी पहुंचाना है ना। तो एक अगर अलग से फ्रेट कॉरिडोर हो, जैसे अपने ये इशू है अभी, कहाँ है इतना फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, फिर तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स क्या है और फिर उसके सॉल्यूशंस क्या है, तो जैसे बहुत रिपोर्ट्स है वो चली रहती है, बस उनको देखना है और उनके आंसर्स देने हैं। जो 17 में उस टाइम पे ये चल भी रहा था ना, उस टाइम पे रिपोर्ट आई थी रेलवे रिफॉर्म्स के लिए। तो ये सब हमारे एस्पेक्ट्स पेपर 2 के अंदर रहेंगे, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ज्योग्राफी।